वही रेजिडेंट वाला हाँ, रेसिडेंटल स्टेटस था कि कैसे जाने के रेसिडेंट हैं, और दूसरा उसमें टैक्स लाइबिलिटी थी कि किसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, किसकी बनती है, कब बनती है, कब नहीं बनती है। तो टैक्स लाइबिलिटी पड़ी नहीं पड़ी उसमें। हाँ क्या वही मतलब निवासी वाला है। हाँ वही जो 5 कंडीशन बताई गई थी कि यहाँ प्राप्त हुई समझी गई हो, उदय हुई समझी गई हो, और भारत के बाहर की आय के बारे में यही से बताया गया था। 4 इनकम तो कॉमन है, सब में टैक्स लगेगा, मुझे 4 बताया गया था। आखिरी वाला जो मामला है बाहर की इनकम का, उसी में देखना है कि लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। टैक्स लायबिलिटी जो बात बताई गई थी, इसी से जोड़ना रहेगा तो घटाना रहेगा तो हाँ जो कंडीशंस है उसकी, हाँ उसी से घटाना। हाँ हाँ चलो देखें, तो एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स लिखा गया है, या उसको लिखा गया नॉन टैक्सेबल इनकम, यानी ऐसी आय जो कर मुक्त है। क्या है? कर मुक्त, जिस पर कर नहीं लगता है, उसी को क्या कहते हैं? एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, टैक्स से कर मुक्त। यहाँ लिखा है नॉन टैक्सेबल इनकम, यानी ऐसी कौन सी इनकम है जो टैक्स फ्री है, नॉन टैक्सेबल है, जो कर योग्य नहीं है। तो क्वेश्चन तो पूछता है कि ऐसी 10 आय बताइए, ऐसी 10 आय बताइए जो कर मुक्त है। तो इनकम बहुत ढेर सारी दी हुई है, तो इसमें हम लोग क्या पूछेगा, कोई 10 आय बताइए जो कर मुक्त होती है, कर मुक्त आय मानी जाती है, ठीक है ना। तो आओ कुछ ऐसी आय देखते हैं जो कर मुक्त है। तो सबसे पहले थोड़ा देख लो क्या बताया गया, कर मुक्त का मतलब क्या है। कर मुक्त आय से आशय उस आय से है जो न कुल आय में जोड़ी जाती है, न उस पर आयकर लगाया जाता है। कर आय कर से मुक्त का मतलब क्या है, यानी उस आय से है जो न तो कुल आय में जोड़ी जाती है, जो कुल आय में न तो जोड़ी जाती है और न ही उस पर टैक्स लगता है। अब कुल आय किसको कहते हैं, टोटल इनकम किसको कहते हैं? ग्रॉस टोटल माइनस जो डिडक्शन का रूल है वो हटाने के बाद जो आता है। क्लियर है कि ग्रॉस टोटल इनकम जो आती है, ग्रॉस टोटल इनकम में से 80 से लेकर के 80 तक की कर कटौती को डिडक्ट कर दिया जाए, जो इनकम आती है वही टोटल इनकम कहलाती है, उसी को टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। तो कह रहा है कि कर मुक्त आय से आशय यह है कि जो न तो कुल आय में जोड़ी जाती है और न ही उस पर कर लगता है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर, कर मुक्त आय से आशय उस आय से है जो न कुल आय में जोड़ी जाती है और न उस पर आयकर लगाया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय में निम्न प्रकार की आय सम्मिलित नहीं की जाती है और न उन पर कर लगाया जाता है। कर मुक्त आयों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है प्रत्येक करदाता के लिए। तो जितनी भी कर मुक्त आय है, पहले सेक्शन याद रख लो, जितनी भी कर मुक्त आय है, जितनी भी कर मुक्त आय है सब सेक्शन 10 में है, सेक्शन 10 में। अब सेक्शन 10A या सेक्शन 10(1), सेक्शन 10(2), सेक्शन 10(2)B, इस तरह से अलग अलग आय बताई गई है। क्लियर है? मतलब सब सेक्शन 10 में है, ये कहने का मतलब है। धारा 10 में सारी बातें बताएगी कौन कौन सी आय है जिस पर कर नहीं लगता है। तो उसके हिसाब से जो क्लासिफाइड किया गया ना, 3 हिस्सों में बताया गया है। कुछ आय ऐसी है जो सभी करदाताओं को कर से मुक्ति देती है, ठीक है। अब कुछ आय ऐसी है जो सिर्फ कर्मचारियों को कर से मुक्ति देती है, किनको? कर्मचारियों को। अब कुछ आय ऐसी है जो संस्थाओं के लिए, संस्था, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी आय है जो सभी करदाताओं को, अब सभी करदाता का मतलब क्या है? एसएससी किसको कहते हैं? एसएससी करदाता किसे कहते हैं? 6 प्रकार के होते हैं ना, नहीं, जो जैसे पर्सन हो गया, HUF वगैरह, ये तो पर्सन हो गया तुम लोगों का। कर एसएससी किसको कहते हैं, करदाता किसको कहते हैं? तो इसके लिए बताया गया होगा सेक्शन 2(7) में बताया गया इसको कि एसएससी का मतलब जो जिस पर का टैक्स कार्रवाई की गई हो, टैक्स लगता हो, जिसका टैक्स रिफंड किया गया हो, जो कर देता हो, जिसके ऊपर कर का दायित्व हो, क्या कहलाता है? एसएससी कहलाता है। उसी में तुमको बताया गया था एसएससी इन डिफॉल्ट और डीम्ड एसएससी, चूक में करदाता और माना गया करदाता, ये सब सारी बातें उसमें बताई गई थी। तो उसको हम लोग एसएससी कहते हैं, करदाता कहते हैं, जो कर देता हो करदाता। पर्सन जो बोला जाता है व्यक्ति, पर्सन किसे कहते हैं? तो इसको सेक्शन 231 से बताया गया था कि पर्सन का मतलब जिनसे जिससे इनकम टैक्स लेता है उनको क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। तो कौन कौन से पर्सन है, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे टैक्स लिया जाता है? इसमें आ जाएगा इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, ठीक है ना,
और सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ एक्सेट्रा, ये सब उसी में आ जाएगा। ये क्या है? ये सब पर्सन है। तो यहाँ बताया गया जो सभी व्यक्तियों को, इसका मतलब चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, एओपी हो, बीवाई हो, सभी व्यक्तियों के लिए बता रहे हैं यहाँ पे कि कुछ आय ऐसी है जो सभी के लिए क्या है? कर मुक्त है। कुछ आय ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के लिए जो जॉब करते हैं, जो सैलरी पाते हैं। अब कुछ आय ऐसी होती है जो संस्थाओं के लिए है, यानी संस्था बोले तो सोसाइटी है, ट्रस्ट है, एनजीओ है, एक्सेट्रा, ये सब के लिए, ठीक है ना। तो 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है कि ऐसी कौन कौन सी आय है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऐसी आय जो किसके लिए है? सभी पर्सन के लिए है, यानी कि फॉर ऑल एसएससी, फॉर ऑल एसएससी, नॉट कवर्ड अंडर बीआरसी, ठीक है ना। यानी वही बीआरसी बोले तो कर्मचारी के लिए और संस्थाओं के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें इनकम एक आय नहीं है, एग्रीकल्चरल इनकम। क्या है? नंबर 1 एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसके बारे में बता ही दिया गया था कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेंटेड होती है। अब एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या होता है, इसके भी अलग से हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं सेक्शन 2(1)(a) के हिसाब से। सेक्शन 2(1)(a) में बताया गया है एग्रीकल्चरल इनकम किसे कहते हैं और एग्रीकल्चरल इनकम होगी तो कहाँ पर होनी चाहिए। तो सब चीज़ें पढ़ चुके हम लोग हैं कि वो इंडिया में होनी चाहिए, एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी की गई होनी चाहिए, डायरेक्ट इनकम होनी चाहिए, कंडीशन वगैरह सब कुछ फुलफिल हम लोग पढ़ा हुआ है, इससे उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो एग्रीकल्चरल इनकम जो भी होगी वो क्या होगी? कैसे होगी। और ये भी जानते हैं कि बाहर से अगर एग्रीकल्चर करते हो, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, इंग्लैंड में, कहीं भी आपकी ज़मीन है, उस पर खेती बाड़ी होती है, उससे आपकी आय होती है, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम उसको नहीं माना जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम किसको कहते हैं। तो लॉ में सेक्शन 2(1)(a) में ये सब चीजें बता दी गई हैं, उसकी कंडीशन बता दी गई है, तभी उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर इनकम की बात जो हो रही है वो इंडिया की ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो एग्जेम्प्टेड होती है, कर मुक्त होती है, सेक्शन 10(1) में बताया गया है। उसके बाद आता है यहाँ पर सम्स रिसीव्ड फ्रॉम एचयूएफ। क्या लिखा गया है? सम्स रिसीव्ड फ्रॉम एचयूएफ, यानी कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आप हिस्सा है उससे आपको कुछ पैसा मिलता है बंटवारा होने पर, चाहे 20 में कभी भी, तो क्या हो जाएगा? आपका कर मुक्त होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। क्लियर है? उसके बाद फिर आता है यहाँ पर शेयर ऑफ इनकम ऑफ ए पार्टनरशिप फ्रॉम द फर्म, पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म। हाँ, नेक्स्ट क्या बताया गया यहाँ पर? शेयर ऑफ income of a partner from the firm. इनकम फ्रॉम फर्म लिखता हूँ। फर्म से अगर आपकी कोई इनकम का हिस्सा मिलता है तो भी क्या कराएगा? आपका एग्जेम्प्ट कराएगा, क्योंकि फर्म पर जो टैक्स लायबिलिटी बनी होगी तो फर्म का जो इनकम बनी होगी उस पर टैक्स दे दिए हैं। अब जो पैसा बचा वही पार्टनर्स में बांटा जाएगा, तो आप आपके हैंड में जाएगा, आपके हाथ में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपका एग्जेम्प्टेड रहेगा। ऐसी एचयूएफ का भी मामला था कि एचयूएफ की जो इनकम रही होगी सभी इनकम किस पर लग गई? कर्ता पर। कर्ता जो घर का मुखिया था उसके ऊपर लग चुका है टैक्स ऑलरेडी। तो जब उसके इनकम बांट करके आपके हाथ में आएगी तो क्या होगी? आपके एग्जेम्प्टेड होगी। फाइल होता है इनकम, इनकम टैक्स फाइल होता है। हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद और आगे चलते हैं, फिर लिखा गया इसमें व्यक्ति के गैर निवासी खाते में जमा रकम पर ब्याज, यानी बाहरी इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द इंडिविजुअल इन हिज एनआरई अकाउंट, ठीक है ना। यानी व्यक्ति के गैर निवासी, जो निवासी नहीं है, इसका मतलब होता है ये इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, ये 3 है और ये 4 है। इंटरेस्ट इन एनआरई अकाउंट, ठीक है ना। यस सर। एनआरई अकाउंट जब बैंक में जाओगे ना, एक खाता खुलाता है एनआरआई के नाम से और एनआरई के नाम से। ये किसके लिए आता है? जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, एनआरआई उसको बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं माने जाते हैं। नागरिक हो गए ऐसी बात नहीं है, और रेसिडेंट और नागरिक दोनों समझ ही चुके तुम लोग। नागरिकता अलग चीज है और रेसिडेंट अलग चीज है। तो रेसिडेंट का मतलब क्या है? वही चीजें जो तुम जानते हो कि 182 दिन भारत में रहो या 60 + 365 दिन भारत में रहो, निवासी माना जाएगा, नहीं तो अनिवासी माना जाएगा।
तो इसका मतलब वो जो बेसिक जो कंडीशन है वो पूरी नहीं किया होगा वो, तो भारत का नागरिक भी हो सकता है ऐसा। ये तो बात हो चुकी है हम लोगों की है कि ऐसा हो सकता है कि जो भारत का नागरिक है लेकिन वो अनिवासी है, और ऐसे में जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन वो निवासी कैटेगरी में आता है, तो निवासी कंडीशन जो बताएगी बेसिक कंडीशन वो फुलफिल अगर कर देगा तो रेजिडेंट है, यानी तो फिर क्या हो जाएगा, एनआरआई माना जाएगा वो। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहरी में जाते हैं तो यहाँ क्या है, एनआरआई है, तो उनका जो खाता खुलाता है ना यहाँ पे बैंक में जाओगे तो एनआरआई अकाउंट खुलाता है, उससे ब्याज जो भी मिलेगा जितना पैसा जमा होगा उसमें 5, 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया जितना भी ब्याज मिलेगा वो सब एग्जेम्प्टेड होगा, कर मुक्त होगा ब्याज पर। और ऐसे अगर हम लोग खाता खोलते हैं तो उसमें क्या होगा, ब्याज टैक्सेबल होगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें एनआरआई अकाउंट में कितना जो भी ब्याज मिलेगा क्या हो जाएगा आपका एग्जेम्प्टेड। और ये भी बताया गया आय के बारे में भी, अगर पैसा लेकर के खाते में पैसा जमा करोगे एनआरआई अकाउंट में, विदेश से पैसा कमा करके भारत में भेजते हो, तो अगर आप रेजिडेंट नहीं हो, नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में आते हो तो टैक्स लगेगा ही नहीं, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है ना। चले देखिए, तो बताया गया यहाँ पर कि धारा 10(4)(2) के अनुसार एक व्यक्ति के संदर्भ में भारत में किसी भी बैंक में गैर निवासी यानी बाहरी खाते में जमा रकम पर ब्याज के माध्यम से उत्पन्न आय पर विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन निम्न व्यक्तियों का कर मुक्त उपलब्धि होगी। चलो तो ये सब बात हो गई। फिर आता है यहाँ पर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन से प्राप्त रॉयल्टी आय या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, यानी रॉयल्टी इनकम और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। लिखता हूँ थी फॉर रॉयल्टीज इनकम और फीस फ्रॉम टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो इसको लिखो, क्या लिखा है उसको, रॉयल्टीज इनकम, रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टीज ना किसी रॉयल्टीज इनकम इनकम और फी फ्रॉम चार्टर बोलो तो उसका फ्रॉम NTRO NTRO। चलो रॉयल्टीज नहीं रॉयल्टी है, हो गया हो चल गया। ठीक हो जी है नहीं रॉयल्टी। ठीक है ना। रॉयल्टीज इनकम और फी फ्रॉम NTRO। NTRO फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फिर आता है यहाँ पर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985। तो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इसको भी लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर भोपाल गैस लीक याद है वो रेडी अंडर भोपाल गैस क्या बोलोगे, गैस डिजास्टर, गैस लीक डिजास्टर, लीक डिजास्टर डिजास्टर स्पेलिंग DISASTER 1985। हाँ सर 1985 ना। हाँ ये पता है तुमको एक कांड हुआ था 1985 में, भोपाल गैस कांड स्कूल आता है। पूरा पूरा टैंक ऑफ फट गया था। ठीक है ना। तो आज भी वहाँ पे अब जैसे जानते हो हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी नाम सुना हो, कहाँ से जुड़ा ये मामला, जापान अमेरिका बम गिराया था। ठीक है ना। ये जो है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, तो बम की जो गैस है क्या 1930 में गिरा है। क्या बताओ ना, हम वही पूछ रहे हैं सर। 1919 में बताओ तुम कोई कांड। 1919 में हाँ यही है क्या वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। 1919 में क्या हुआ था बताओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसीलिए पेन तुम लेकर के आया है। हम भी लिए थे सर। कौन तुम पाए थे, दो दो, तुम कितना पाए थे, आप ही ने कहा छोड़ दो दूसरे के लिए, छोड़ दिए भी। सर हमको भी याद है लेकिन बस खड़े नहीं होते थे। 1922 में कांड हुआ था तुम लोगों का चोरी को चोरा कांड, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड जानते हो कि नहीं जानते हो भी। ये जो मामला था ये कब का मामला है, चलो हिरोशिमा नागासाकी का 1945 जब अमेरिका 1945 में। यस सर। ठीक है ना। एक 9 अगस्त को गिराया गया था और एक 12 अगस्त को गिराया गया था, 2-3 दिन बाद परमाणु बम। ठीक है ना। पहला तो जो गिराया गया था उसकी वजह से आज वहाँ का जो आसपास का एरिया है अभी भी उस गैस का इतना असर है कि अभी भी वहाँ पर लेंगड़े तो कोई काना मतलब कि
अलग अलग अभी तरह से लोग पैदा हो रहे हैं उसका गैस। वैसे ही भोपाल में जो ये गैस का जो टैंक पड़ा था तो भोपाल प्रभावित हो गया उसकी वजह से। तो उस एरिया में जो अभी भी लोग पैदा हो रहे हैं तो उसकी वजह से ये सब बीमारियाँ अभी भी बरकरार है, डिसेबल पर्सन पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ तो जो पीड़ित हैं अभी भी उनको गवर्नमेंट सरकार जो है उनको कंपनसेशन देती है, क्षतिपूर्ति देती है, ठीक है ना। तो वो भी क्या हो जाएगा आपका नॉन टैक्सेबल इनकम। क्लियर है? चलो ये होगा आपका कि पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985। उसके बाद फिर आता है कंपनसेशन ऑन डिजास्टर, विपत्ति पर क्षतिपूर्ति। यानी यदि किसी व्यक्ति या उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता से विपत्ति पर कोई राशि प्राप्त होती या प्राप्त है तो कर मुक्त होगी। तो कंपनसेशन ऑन डिजास्टर लिखो, इसको लिखेंगे कंपनसेशन डिजास्टर कंपनसेशन ऑन डिजास्टर जैसे मान के चलो कि आधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, आपका घर मकान गिर गया। देखते हो कि बारिश वगैरह में मकान गिर जाता है तो 3 लाख रुपए की राशि आपको मिलती है। मकान अगर आपका बारिश की वजह से या कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से आपका कोई गिर जाता है तो उसके लिए बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें आपको सही राशि देती है, 3 लाख तक मिलती है, ठीक है ना। नगर पालिका भी दे सकती है उसमें। ये जो पैसा मिलता है आपका कंपनसेशन मिलता है, ये क्या होता है? एग्जेम्प्टेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार फिर आपको कंपनसेशन दे फिर तो टैक्स दो। सरकार पूरी मदद करें तो ये नहीं मदद कर सकती चलो ठीक है टैक्स छोड़ दो, ठीक है ना। तो कंपनसेशन ऑन डिजास्टर किसी तरह की अगर क्षतिपूर्ति आपको मिलती होगी, जो मकान गिरने से ढहने की वजह से जानी माली नुकसान होता है, उस नुकसान भरपाई के लिए वो भी क्या हो जाएगा आपका एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि, अमाउंट रिसीव फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। इसको भी लिखो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम LIC, रिसीव्ड LIP फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जानते हो कि भाई आप बीमा कराए हो 15 साल के लिए, तो रहता है ना कि 10 साल तक आपको पैसा जमा करना है, फिर उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। तो जो पैसा आपको मिलेगा क्या हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम नॉन टैक्सेबल इनकम या एग्जेम्प्टेड इनकम फ्रॉम टैक्स माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ते हुए, फिर लिखा है एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि खाते में से भुगतान, ठीक है ना। तो क्या लिखा है? एनी पेमेंट है यूनिट हाँ वो दूसरी चीज है, 9वां नंबर देखो, एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। हाँ जी देखो बताओ क्या लिखा है, एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या फ्रॉम, देखो इसका नाम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये है SSA सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अभी सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या होता है? जो अविवाहित लड़कियों को मिलता है, हाँ? वही वाला ना, जो अविवाहित लड़कियों को मिलता है। यानी लड़की पैदा होती है तो उसके लिए एक अलग से खाता खोल लो, जो पैसा जमा करते रहो, उसके लिए पैसा अलग से मिलता है, शादी ब्याह में भी सरकार की तरफ से। वो क्या कहता है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है ना। सुकन्या नाम पड़ा है, सुकन्या अच्छी कन्या कन्या। सुकन्या का मतलब ही क्या होगा भाई? कन्या मतलब लड़की, सो मतलब खूबसूरत, अच्छी, बेहतर, ठीक है ना। सबकी लड़की तो परी होती भाई, किसी की लड़की खराब होती है क्या? सब कभी खराब नहीं होता है। लड़कियों को प्रमोट करने के लिए मिलता है शादी ब्याह के मौके पर, ताकि उनको कोई दिक्कत न हो। तो ये सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है, वो क्या कहलाएगी? आपकी एग्जेम्प्टेड कहलाएगी। लड़कियों को इतना प्रमोट करनी, लड़कों की वैल्यू नहीं होगी। हैं? लड़कियों को इतना ज्यादा प्रमोट करनी। तो सुकन्या में लड़के भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं कि सुकन्या ही मानो, किसी में लड़कियां ही अच्छी होती हैं। और उसी के लिए उसने क्या कहा है, क्या नाम है, दिल खराबादी, क्या एक शेर है। इसका शेर कुछ इस तरह से था कि मतलब कि जैसे किसी के हुस्न की तारीफ कुछ इस तरह था, उसकी माँ के से मत करना, मतलब कि जैसा भी हो भले ही सांवला होगा, कुछ ऐसे लिखा हुआ उसमें, तो चांद सा होगा भले से सांवला होगा, ठीक ना। तो वही उसे बताया गया था कि मतलब ये नहीं कि कोई काला है तो उसे जा कहोगे, तो कितनों भी रहेगा उसके लिए, हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा चांदी जैसा लगेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो जब बाप बनोगे ना तब समझ जाएगी, वो आदमी तक नहीं समझ जाएगी कि बाप बनने वाली पता चलेगा। हाँ जी, और आगे देखें,
तो एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया। फिर आता है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्याय द्वारा भुगतान यानी पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट, तो इसको भी लिखो 10। ये तो खत्म क्या है जी? पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम है क्या? पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट है सर, नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट सिस्टम, ठीक है ना। तो नेशनल क्या है नेशनल पेंशन स्कीम ये सिस्टम है, पेंशन हाँ सिस्टम एनपीएस ट्रस्ट ये है, ठीक है ना। यहाँ से आपको पैसा मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा आपका ये होता है। ये किसको मिलता है? पेंशन नहीं जानते किसको कहते हैं? ये विधवा वृद्धा वाले नहीं। पेंशन जो गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं। देखो इसमें लिखा गया है यहाँ पर करदाता द्वारा केंद्रीय पेंशन स्कीम में अपना खाता बंद करने या उसे बाहर निकलने का विकल्प देने पर जो राशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से प्राप्त होगी उसकी 60% तक की राशि कर मुक्त होगी। कितने तक? 60% तक राशि क्या हो जाएगी आपकी कर मुक्त हो जाएगी, जो पैसा इकट्ठा निकालोगे नेशनल पेंशन स्कीम से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पार्शियल विड्रॉ फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट। तो राष्ट्रीय पेंशन न्यास में से आंशिक राशि निकालने पर यानी चाहे फुल्ली निकालो चाहे पार्शियल निकालो उसमें कुछ ना कुछ छूट होगी, किसी में 60 होगी किसी में कुछ होगी, ठीक है। तो ये अलग अलग कई नाम डाल दिया इसमें। अब आता है एजुकेशनल स्कॉलरशिप, क्या आती है? स्कॉलरशिप जो मिलेगी वो भी क्या हो जाएगी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जैसे जानते हो कि नेट जेआरएफ जो क्वालिफाई होते हैं उनको करीब 36,000 या 40,000 या 42,000 रुपये कितनी आज की डेट में 42,000 रुपये जहाँ तो देख मुझे है पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। तो एक साल में कितनी हो जाएगी आपकी स्कॉलरशिप जो मिलती है? 40,000 भी मिलेगी, दोबारा तो 45 4.5 लाख 1245 को आती है। और सुनो साल भर में उनको किताब खरीदने के लिए बुक्स वगैरह खरीदनी होगी उसके लिए अलग से पेमेंट मिलता है। अगर रिसर्च करने के पर्पज से कहीं जाते हैं किसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर से मिलते हैं बाहर जा करके यानी मऊ का हूँ मैं और उसके बाद मैं चला गया हैदराबाद चला गया या कोलकाता किसी में चला गया किसी प्रोफेसर से कुछ बात करने के लिए डिस्कस करने के लिए टॉपिक रिसर्च कर रहा हूँ तो सर आपसे कुछ मशवरा लेना चाहते हैं तो ये सब जो खर्चा होगा ना रहने सहने खाने पीने आने जाने का उसका भी अलग से मिलेगा। इसका मतलब जो आपको मिल रहा है स्कॉलरशिप वो अलग और ये आने जाने का खर्चा सब अलग, तो सब के सब उसी में आ जाएगा। इस सब स्कॉलरशिप क्या होती है आपकी एग्जेम्प्ट होती है, कर मुक्त होती है, ठीक है ना। ये छूट गया सर बीच में इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पेमेंट डिफरेंट टाइप ठीक हो गया इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप का चलो कितना पढ़ोगे 10 तो लिखना है हम लोगों को। मैं चाह रहा हूँ तुम लोग आसान याद रख लोगो एग्रीकल्चर इनकम और उसके बाद एचयूएफ से फर्म से और उसके अलावा जो है मैं बताना चाह रहा था यहाँ पर स्कॉलरशिप से ये सब ऐसी चीजें हैं कि तुम एकदम ऐसी अंदाजे बुद्धि से जाओगे, ठीक है ना। अभी टीम भी कर दूंगा वही मैं ढूंढ रहा हूँ कौन कौन बढ़िया है। फिर अलाउंस ऑफ एमपीज एमएलए एंड एमएलसीज, चलो इसको भी देखो अलाउंसेस of MPs MLAs MLCs एंड एमएलसीज, ठीक ना। तो एमपी एमएलए और एमएलसी को जो अलग से अलाउंसेस मिलते हैं सैलरी के अलावा, सैलरी तो टैक्सेबल होगी, जो अलाउंसेस मिलते हैं खास तौर से डेली अलाउंस होता है और भी बहुत सारे मतलब अलाउंसेस मिलते हैं, वो सारे अलाउंसेस क्या हो जाएंगे आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, कर मुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए कहाँ लिखा गया इसमें, लिखा गया यहाँ पर संसद या किसी राज्य के विधानमंडल या इनकी किसी कमेटी के सदस्यों को जो दैनिक भत्ते वही डेली अलाउंस मिलते हैं ये संपूर्ण क्या होते हैं पूर्णतः कर मुक्त होती है। संसद के सदस्यों को प्राप्त अन्य सभी भत्ते कर मुक्त होते हैं। देखो संसद के सदस्य यानी कि एमपी को जो भी भत्ता मिलता होगा तब क्या होता है एग्जाम होता है, कर से मुक्त होता है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पूर्ण रूप में कर मुक्त होता है। ये सब भत्ता बता दिया गया है कि कौन कौन से भत्ते, तो इनको वो जो भत्ते मिलते हैं एमपी एमएलए और एमएलसी को जो अलाउंस मिलता है भत्ता मिलता है वो तो क्या कहते हैं कर मुक्त होता है। सैलरी जो उनको मिलती है वो क्या होती है टैक्सेबल होती है और सैलरी का जो टैक्स वो होती है टैक्सेबल वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं की जाती है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाती है। ये मतलब सैलरी तो सैलरी में किसको लिखा जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है ना, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो एमपी और एमएलए और एमएलसी को जो सैलरी मिलती है ना वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाती है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। अब क्यों इसमें नहीं लिखेंगे जब सैलरी का पोर्शन है, तो जब सैलरी का टॉपिक पढ़ेंगे तब बताएंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और आ चलते हैं ये हो गया अलाउंसेस ऑफ एमपीज एमएलए एंड
एमसी। उसके बाद फिर मिला है अवार्ड, अवार्ड्स। और क्या है उसके अलावा? पेंशन ऑफ गारंटी अवार्ड। पेंशन ऑफ गारंटी अवार्ड। चलो इसको छोड़ो, फैमिली पेंशन देखो। फैमिली पेंशन किसको होते हैं? सम यूनियन वही भी मतलब फैमिली पेंशन मतलब जिसको पेंशन मिल रही थी, जो रिटायर हुआ था, वो मर गया, तो उसके घर वालों को, उसके जैसे उसके विडो को या उसके बच्चों को जो मिलेगी वो क्या कहलाएगी? फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन लिए इज्जत हो जाएगी, लेकिन आगे जब तुम लोग पढ़ोगे तो जानोगे कितनी मिलेगी, पूरी नहीं। फिर आता है भारतीय रेस्तों के शासकों के एक महल का वार्षिक मूल्य। चलो, अनुसूचित जनजाति की इनकम, इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल, ठीक है ना। अनुसूचित जनजातियों की आय, इसको ले लेता हूँ, इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ट्राइब्स क्या होता है सर? जनजाति। हाँ जी, इनकम फ्रॉम, इनकम ऑफ, अच्छा, इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड यानी शेड्यूल कास्ट का जो होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है अनुसूचित जनजातियों के उन सदस्यों की निम्नलिखित आय जो जनजाति क्षेत्र यानी ट्राइबल एरिया में अथवा अरुणाचल प्रदेश, देखो कहाँ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों तथा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में रहते हो, पूर्णतः कर मुक्त होती है। देखो, यानी कि उत्तर प्रदेश में नहीं लिखा हुआ है, जो स्टेट लिखा हुआ है उसी स्टेट के अगर वो शेड्यूल ट्राइबल एरिया में रहते होंगे तभी जाकर के उनकी इनकम पर क्या होगी? एग्जेम्प्टेड होगी, कर मुक्त होगी। एरिया में रहते होंगे या सर उनकी, जैसे आप लोग की ओबीसी है, एससी एसटी है, शेड्यूल ट्राइबल एरिया होता है, ठीक है ना। तो ट्राइबल एरिया में जब रहेंगे तभी जाकर के, तो एरिया बता दिया कि यहाँ पर है, उसमें भी एरिया बटा होगा, ठीक है ना। तो शहरों में जो रहते हैं उनके तो लगेगी ट्राइबल एरिया, जैसे नहीं कहते हैं कि भाई यार देखो आदिवासी है, उस तरह का होगा, ठीक है। सिक्किम क्या है? देखो, सर्टेन इनकम ऑफ सिक्किम, करेक्ट। यदि एक व्यक्ति सिक्किम होने की शर्तें पूरी करता है तो उनकी निम्नलिखित आय कर मुक्त होगी, जैसे सिक्किम राज्य में किसी स्रोत से आए या लाभांश या प्रतिभूति और ब्याज के रूप में आए। सिक्किम राज्य में कहीं भी कमाओगे, कुछ भी क्या हो जाएगी, आपकी इनकम एग्जेम्प्टेड होगी, ठीक है। तो बहुत सारे इनकम है, तो तुम लोग याद क्या क्या रखना है, देखो मैं तुम्हें बता दूं, सही मायने में याद रखने के लिए आसान से आ जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम हो सकता है, एचओ से जो आपको प्राप्त होगा, फर्म से जो प्राप्त आपको होगा, उसके अलावा आपका स्कॉलरशिप हो सकती है, अवार्ड, ठीक है ना, स्कॉलरशिप हो सकती है, और अलाउंसेस एमपीएफ हो सकता है, अवार्ड हो सकता है, प्राप्त हो सकती है, कंपनसेशन वो भोपाल वाला तो। हाँ, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इनकम तो नोट पूछता है, ठीक है ना। 10 इनकम पूछता है कि 10 ऐसी आय बताइए जो कर से मुक्त होती है, क्लियर है। उस कर से मुक्त दिखा दिया कैसे, तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी, ठीक है। तो 10 आय तो याद रख सकते हो। तो इसमें बहुत सारी आय बची भी है, जैसे टी बोर्ड की आय हो गई, पौधे लगाने की हो गई, आवेश के बच्चे की आय हो गई, ठीक है ना। तो ये ऐसी आय है जो सभी के लिए क्या है? कर मुक्त है। इसके लिए सभी के लिए कर मुक्त है, यानी कि वो चाहे एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी कोई भी रहेगा, इस आय को अगर पाता हो तो क्या हो जाएगा? आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी, ठीक है। कोई कंपनी अगर रजिस्टर्ड करा ली सिक्किम में जो है, कोई दिक्कत नहीं है, कर मुक्त है, कितनी भी आय कर ले। लेकिन वहां पर लगाने के लिए तुमको जाओगे तो जो कास्ट पड़ेगी तुम्हारे प्रोडक्ट की ना, वो बढ़ जाएगी। तो आदमी अपनी कास्ट देता है। देखो उत्तर प्रदेश में कंपनियां क्यों नहीं है, उत्तर धंधे क्यों नहीं है, क्यों गुजरात में है? वो मजदूरी कम है वहाँ जो पे। रॉ मटेरियल जो होते हैं, रॉ मटेरियल वो कहाँ से हमको सस्ते के दामों पर और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और कम होगी, वो देखा जाता है। हम उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल लगा देंगे, लेकिन वही धागा जो यहाँ पर बनता है वहाँ पर मद्रास और चेन्नई वगैरह में, यहाँ पर जब आएंगे तो हमको नहीं मिल पाएगा। जितना बनाने में कास्ट लग जाएगी वो महंगा पड़ जाएगा यहाँ पर। तो ये देखा था। तो फिर यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि उद्योगपति नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल हमको लेकर आने में और उसको प्रोसेस करने में और तैयार करने में कास्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें लेके आती हैं। सर यहाँ पे ये सब क्यों इतना मटेरियल